हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, ओके। सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि रोड कितने टाइप की होती है। हमने देखा था कि रोड को बनाने में किस तरीके का मटेरियल यूज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रोड को 2 पार्ट में बांटा गया है, और रोड की कैपेसिटी क्या है, रोड एक बार में कितने लोगों को, कितनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग भी रोड को 6 अलग अलग पार्ट में बांटा गया था। आई होप आपको पता हो, गोल्डन कोऑर्डिनेटर, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, है ना, करा था हमने वो। ओके जी, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। रह क्या गया था, मेरे को लगा वो आपको समझ आ जाएगा बहुत ईजिली, इसलिए मैंने वो बताया नहीं। फिर एक बच्चे ने कमेंट करा, सर रोड डेंसिटी रह गया है। ठीक है, यानी कि रोड घनत्व रह गया। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। रोड डेंसिटी, रोड घनत्व बड़ा सिंपल टॉपिक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी भी रोड होती है, उनकी लेंथ को हम रोड डेंसिटी या रोड घनत्व कहते हैं। बड़ा सिंपल है ना। 100 किलोमीटर यानी 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रोड की जो टोटल लेंथ होती है, उसको हम रोड डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। दिल्ली का आप 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लो, उसमें जितनी रोड है, क्या जम्मू कश्मीर में भी उतनी रोड होगी? जम्मू कश्मीर में कम होगी ना रोड, पहाड़ वगैरह है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो रोड बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपको रोड डेंसिटी या रोड घनत्व कम मिलेगा, दिल्ली वाले एरिया में ज़्यादा मिलेगा। सपाट ज़मीन है, कहीं भी रोड बना देते हैं हम। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में भी पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो रोड डेंसिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, कुल रोड की जो लेंथ होगी वो कम होगी, दिल्ली के मुकाबले तो बहुत कम होगी, है ना। तो यही बता रखा है, यही है रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आपको कम मिलती है, अरुणाचल प्रदेश वाले में कम मिलती है, दिल्ली और ऐसी यूपी वगैरह में आपको रोड डेंसिटी, रोड का घनत्व ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब आपको कोई दिक्कत ना आई हो, कोई टॉपिक हमने नहीं छोड़ा। ओके जी, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेल परिवहन के बारे में। रेलगाड़ी सुना है ना आपने, वही है ये। ओके, अब रेलगाड़ी के बारे में आपको पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिवहन है भारत के लिए। इसमें यात्रियाँ और जो वस्तु होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, लंबी दूरी तक सामान ले जाने के लिए रेल का यूज़ किया जाता है। पढ़ूंगा अभी, मैं पूरा रीड करूँगा, बट अभी थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जो भारत की रेल है वो अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि की तीव्र गति के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब है कि कृषि में, उद्योग में और अर्थव्यवस्था में विकास के लिए रेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट के अंडर है ये, और सबसे ज़्यादा लोगों को, इंडिया में पब्लिक सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देता है। ठीक है, और जो भारत में पहली रेल है ना, वो 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। और बेसिकली जो डेट थी वो 16 अप्रैल थी। ठीक है, मेरे बर्थडे की डेट है ये, तो याद रखना है, याद रखना कि भरत सर का बर्थडे था, तो आपको ये याद रहेगी अच्छे से डेट। तो 16 अप्रैल 1853 को ये पहली रेल चलाई गई थी, मुंबई से लेकर थाने तक। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे इंडिया में 17 जोन है। जोन मतलब समझते हो ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो गई, नॉर्थ वेस्ट रेलवे हो गई, साउथ वेस्ट रेलवे हो गई, नॉर्थ रेलवे हो गई, सेंट्रल रेलवे हो गया, ऐसे बहुत सारे जोन हैं। ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, ऐसे बहुत सारे जोन हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो आपकी बुक के अंदर 16 लिखा है, बट एक्चुअल में हमारे भारत के अंदर अब 17 जोन है। ठीक है, 17 रेल प्रखंडों में बांटा गया है भारत को। ओके, ये याद रखना आप, भारतीय रेल को 17 प्रखंडों में बांटा गया है। अब आप मेरे को बताना कि वो जो 17 वाला जो न्यू ऐड हुआ है उसका नाम क्या है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और उससे रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 17वां जोन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके जी, अब मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए कि रेल परिवहन, भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है या प्रमुख साधन है, ये आपको पता ही है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्रा में व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि में। ओके, भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये जो हमारा भारतीय रेलवे है वो अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि में तेज रफ्तार से क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, विकास कर रहा है। यानी हमारी भारतीय रेल की वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि में विकास हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बता चुका हूँ कि भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। मतलब जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जॉब दी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन, 14 मिलियन का मतलब समझते हो, बहुत होता है।
ठीक है, अब बताना 14 मिलियन कितना होता है। और भारतीय रेल के बारे में बता ही चुका हूँ, 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक। ओके, और 17 जोन है, बुक में 16 लिखे हुए हैं, तो आप 17 जोन न्यू वाला बताना मेरे को। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। रोड मतलब रेलगाड़ी से रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपकी बुक में है, ये आपने सुना होगा, ठीक है, गैज, ठीक है, या इसको गॉजेस बोला जाता है। गॉजेस का मतलब क्या होता है? आपने पटरियाँ देखी है? पटरियाँ, रेलगाड़ी की पटरियाँ देखी होगी, तो जो इस तरफ वाली पटरी होती है और इस तरफ वाली पटरी होती है, उन दोनों के बीच, मतलब ट्रेन दो पटरियों पे चलती है ना, एक इस तरफ वाली पटरी और एक इस तरफ वाली पटरी। आई होप आपको बताओ, जैसे ये रेलगाड़ी है, जैसे मान लो ये रेल की पटरी है एक, ठीक है, तो एक ये वाली और ये वाली दो पटरियों पे चलती है ना रेल। तो गॉजेस का मतलब होता है इन पटरियों के बीच की जो लेंथ होती है उन्हीं को गॉजेस कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी पटरियों की जो लेंथ है वो सेम नहीं होती, ठीक है। मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि जो सारी की सारी पटरियाँ होती हैं उनकी लेंथ सेम नहीं होती। हमारे भारत में सबसे बड़ी लाइन की जो पटरियाँ होती है, यानी सबसे बड़ी जो लेंथ की पटरियाँ होती है वो 1.676 मीटर की होती है। यानी बहुत सारी ऐसी पटरियाँ होती है जिनके बीच की जो लेंथ होती है वो 1.676 मीटर होती है, जिनको बड़ी लाइन की पटरियाँ कहा जाता है, ठीक है। और देखो सिंपल सीधी बात, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतने बड़े टायर, और जितने बड़े टायर होगी उतनी स्पीड से वो चलेगी, ठीक है। तो जो हमारी बड़ी लाइन की जो हमारी पटरियाँ होती है, जो गॉजेज होते हैं, वो ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं। एक होती है मीटर लाइन। मीटर लाइन जो होती है उनकी जो दो पटरियों के बीच की लेंथ होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर होती है, ठीक है। ये हमारी बड़ी लाइन की रेलगाड़ियों से थोड़ा सा धीरे चलती है, ओके। और एक छोटी लाइन की गॉजेस भी होती हैं जिनकी जो दो पटरियों के बीच की जो लेंथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ 0.762 मीटर होती है, ठीक है, यानी कम होती है, इससे इन दोनों के बीच में होती है, ओके। तो ये जो है ना, एक्चुअल में बता दूं, छोटी लाइन आप देखोगे उसकी जो कुल संख्या है वो सिर्फ 2495 किलोमीटर है भारत के अंदर। आप कहोगे सर इतनी कम? एक्चुअल में ना ये अंग्रेज बनाते थे, क्योंकि अंग्रेज जो है ना ज़्यादातर उनको क्या हिल स्टेशन जाना होता था, थोड़ा मज़े ले लेके धीरे धीरे जाते थे। छोटी लाइन यानी बहुत कम स्पीड होती थी इसकी, तो मज़े ले लेके जाते थे ये, ठीक है। तो ये जो हमारी छोटी लाइन्स थी ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। पिक्चर वगैरह शो करूंगा मैं छोटी लाइन की और मीटर लाइन की और बड़े लाइन की, जिससे आपको समझ आ जाए। गॉजेस समझ आ गया ना, दो पटरियों के बीच की जो लेंथ होती है उसी को गॉजेस कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भारतीय रेल का वितरण। भारतीय रेल के वितरण का मतलब क्या है? देखो, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा रेल है। अगर मैं खुद बताऊं तो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर ही एक रेलवे स्टेशन है ना। तो दिल्ली में आपको रेल ज़्यादा मिलेगी, यूपी में भी, हरियाणा में, पंजाब में आपको रेल बहुत ज़्यादा मिलेगी। बट आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, बहुत कम रेलवे लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, बहुत कम रेलवे लाइन मिलेगी। तो ऐसा क्यों है, उसी के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। देखो, देश में रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख है। इसका मतलब क्या है? देखो, वहाँ पर ज़मीन कैसी है, ये भी चीज़ रेल परिवहन को प्रभावित करती है। अगर ज़मीन सपाट है तो वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछा देंगे, क्या दिक्कत है? दिल्ली में देखो जो ज़मीन है वो सपाट है, इसलिए वहाँ पर रेल की पटरियाँ बन जाती है। अब जम्मू कश्मीर में पहाड़ों वाला इलाका है, तो पहाड़ों के ऊपर ऐसे रेल कैसे बनाएंगे? तो ये दिक्कत होती है ना। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये। दूसरा है आर्थिक व प्रशासनिक कारक। देखो, अगर दिल्ली के अंदर देखो तो आपको पता है कैपिटल है, यानी प्रशासनिक कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और साथ ही में यहाँ पर क्या है, बिजनेस वगैरह, आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, आर्थिक जो गतिविधि होती है बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ें आना जाना ये बहुत चलता रहता है। आप न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन देखोगे ना कभी, अगर दिल्ली आना हुआ आपका, या बहुत सारे लोग तो दिल्ली से भी देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो दूसरे स्टेट से देख रहे होंगे, तो मैं बता दूँ वहाँ पर पड़े रहते हैं ऐसे सामान पड़े रहते हैं, मतलब जो मतलब आते हैं ना बिज़नेस वगैरह के सामान ऐसी ज़मीन पे पड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों के जो रॉ मटेरियल होता है वो पड़ा होता है ज़मीन पे, क्योंकि हमारी रेल उनको लेकर आती है, ठीक है। तो आर्थिक हमारी गतिविधियाँ भी यहाँ पर बहुत होती है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा कम बिजनेस है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ा कम बिजनेस है। तो बिजनेस, भू आकृति यानी ज़मीन कैसी है, और साथ में प्रशासनिक कारक, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है रेल के वितरण को, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि रेल सबसे ज़्यादा कहाँ है, उससे कम कहाँ है, और सबसे ज़्यादा कम भारत में रेलवे हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करूँ उत्तर मैदान की, उत्तर मैदान यानी हमारा नदन प्लेन, यानी ये वाला पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, यानी दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी वाला, ये वाले एरिया की बात करें तो उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, संघन जनसंख्या घनत्व,
संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। इसका मतलब है हमें उत्तरी मैदान में बहुत ज़्यादा रेलवे देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वहाँ समतल भूमि है, सपाट ज़मीन है, रेलवे पटरी आराम से बिक जाती है, बिछ जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कृषि भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो कृषि का जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो ये सारे के सारे कारक हैं जिसकी वजह से हमारे उत्तरी मैदान में बहुत ज़्यादा रेलगाड़ियाँ हमें दिखाई देती है, रेल की पटरियाँ हमें दिखाई देती हैं। ठीक है जी। यद्यपि असंख्यक नदियों के मार्गों में पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको पता है हमारे नदन प्लेन में ज़मीन तो सपाट है, बट यहाँ नदियाँ भी बहुत है। गंगा रिवर, ये रिवर, वो रिवर, ब्रह्मपुत्र भी आती है, इंडस भी आती है ना, बहुत सारी रिवर आती है, बहुत सारी नदियाँ आती है। तो इन नदियों से कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर फिर नदियों के ऊपर क्या बनाया जाता है? पुल बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है ना। तो थोड़े ब्रिज बनाने में थोड़े पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और परेशानी भी आती है। तो ये बता रखा है कि उत्तर मैदान में उत्तर मैदान की जो नदियाँ हैं उसके ऊपर पुल बनाने में कुछ परेशानी आती है। ठीक है। बट सबसे ज़्यादा जो हमें रेलगाड़ियाँ हैं वो उत्तर के मैदान में देखने के लिए मिलती है। दूसरी बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है? ये जो नीचे वाला एरिया है ना, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप का मतलब ये होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पर क्या है? अरब सागर, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ ये वाला एरिया, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ये पठारी क्षेत्र है। पठार का मतलब समझते हो ना, एक तो होता है पहाड़ जिसकी चोटी होती है, एक होता है पठार, जहाँ मेरे माउस को देखना, पठार ये होता है जैसे ऊपर गया ये सपाट ज़मीन और फिर ये, तो इसे ही हम कहते हैं पठार। तो पठारी जो क्षेत्र होता है वो हमें पाया जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, मतलब पठारी क्षेत्र दिखता है हमें। और यहाँ रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र तथा छोटी पहाड़ियों के और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पठार है, तो यहाँ पर रेलगाड़ियाँ हैं बट कम है, उत्तर मैदान के मुकाबले कम है। और जितनी भी है ना वो कैसे बनाई जाती है? पहाड़ों के बीच में सुरंगें जो होती है ना। मांझी पिक्चर देखी आपने? अभी आई थी, एक पिक्चर आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, है ना। तो पहाड़ के मतलब खोदता है ना वो, पहाड़ के बीच में एक वो सुरंग खोदता है। तो वैसे ही अगर मैं पठारी क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर रेलगाड़ियाँ हैं बट सुरंगों से होकर जाती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि उत्तर मैदान में सबसे ज़्यादा है हमारे जो रेलवे हैं, और हमारे प्रायद्वीपीय भारत में थोड़ी सी कम है। सबसे कम हमें हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है, यानी जो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो एरिया है, जो पहाड़ों वाला एरिया, यहाँ पर हमें बहुत कम रेलवे दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? पहले तो अनुकूल परिस्थिति नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है और आर्थिक अवसरों की भी कमी है। इसी के कारण हमें यहाँ पर रेलवे कम दिखाई देती है ना। लोग इतना ज़्यादा बिजनेस में नहीं करते तो रेल गाड़ियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जनसंख्या की भी कम है ना, और यहाँ पर इतना कोई प्रशासनिक कार्य भी नहीं चलता, है ना। तो इस कारण से हमें हिमालयन क्षेत्र में बहुत कम रेलवे दिखाई देती है। ठीक है। ओके जी। अब रेल परिवहन द्वारा सामना की जाने वाली कुछ परेशानियाँ। अब जो हमारा रेल परिवहन है ना, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम तो आपको पता ही होगी, जैसे कि बहुत सारे यात्री बिना टिकट की यात्रा करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडियन रेलवे के लिए, क्योंकि देखो पैसा चाहिए, किसी भी चीज़ को रन करने के लिए पैसा चाहिए। अब फ्री में तो चलाएंगे नहीं, अब रेलगाड़ी चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग तो टिकट ही नहीं खरीदते, तो नुकसान में जा रही है हमारी इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी एक बड़ी समस्या है। मतलब लोग क्या करते हैं, आपने बात नोटिस भी करी होगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब चीज़ें चुरा के ले जाते हैं। जो मतलब मान लो किसी रेलवे स्टेशन में कोई बाथरूम हो तो साबुन तक लेकर चले आते हैं। ठीक है। लोहे के पंप होते हैं वो उखाड़ के ले जाते हैं, मशीनें होती हैं वो उखाड़ के ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब रेलगाड़ियों को कोई समझता ही नहीं अपना, मतलब कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की हानि भी होती है और चोरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जंजीर खींचना, वो चेन खींच देते हैं ना अनावश्यक रूप से। ठीक है। जिससे क्या होता है कि रेलवे को बहुत क्षति पहुंचती है, भारी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है। और रेल जो है वो लेट भी हो जाती है फिर टाइम से। अब किसी बंदे के फिर छोले भटूरे रह जाते हैं तो वो चैन खींच देते हैं कि नहीं भैया मेरे छोले भटूरे रह गए, मैं चैन खींचूंगा, पहले छोले भटूरे आएंगे फिर रेल चलेगी। तो ये ऐसी हरकतें आई होप आप में से कोई ना करता हो, और करते हो तो मत करना, बड़ा नुकसान होता है इससे। ठीक है। देखो हम ही प्रॉब्लम है और हम ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रेल देरी से नहीं आनी चाहिए इंडिया में, बट फिर हम ही देर कराते हैं। एक और रीज़न है रेल परिवहन मतलब जो परेशानी फेस कर रही है वो एक और है कि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के दलदली भाग में, राजस्थान में रेत ही रेत है, और अगर गुजरात के एरिया की बात करें
हम अगर गुजरात के एरिया की बात करें तो वहाँ पर क्या है, दलदली क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में वन ही वन है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी क्या है, वन ही वन है, जंगली जंगल है। तो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना है ना थोड़ा कठिन है। तो ये एक समस्या है जो रेल परिवहन फेस कर रहा है। ओके जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट आपका पाइपलाइंस के बारे में आपने सुना होगा। ये भारत में एक ऐसा परिवहन का साधन है जो एक नया साधन है, ठीक है। पहले है ना पाइपलाइन का यूज़ नहीं होता था। पहले पाइपलाइन का अगर यूज़ होता था ना तो वो शहरों में पानी पहुंचाने के लिए होता था, परंतु आज इसका उपयोग कच्चा माल, तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस को गैस शोधनशालाएं तथा उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब पहले सिर्फ पानी ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था हमारे पाइपलाइन से, बट आज क्या है, फर्टिलाइज़र हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है पाइपलाइन का। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस पदार्थों को भी तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो सॉलिड होती है। अब सॉलिड को पाइपलाइन से कैसे ले जाया जाए, तो सॉलिड को स्लरी बना दिया जाता है, यानी तरल अवस्था में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर। एग्जाम्पल देता हूँ कैसे, देखो जैसे कि मान लो अपना फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही सूखा है, बिल्कुल ड्राई है, सॉलिड है। अब इसमें थोड़ा पानी मिला दो और फिर उसको क्या करो, ट्रांसपोर्ट कर दो, वो हो जाएगा, है ना। ओके, अब है ना कुछ हम देखेंगे कि हमारी पाइपलाइन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पहली बात तो पाइपलाइन बिछाने की आरंभिक लागत अधिक है, ये इसका नुकसान है। मतलब पाइपलाइन को बिछाने में गड्ढा खोदो, पाइपलाइन डालो ज़मीन में, तो इसमें ना पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। पर इसका एक फ़ायदा भी है। इसका एक फ़ायदा क्या है कि इसको चलाने की लागत न्यूनतम है, यानी एक बार लगा दी तो ख़त्म, फिर इतने पैसे नहीं लगेंगे आपके। पहली बार में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, किसका नुकसान है, बट इसको लगातार चलाने में जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगती है, ठीक है। और भी इसका फ़ायदा है कि इसका वाहनतरण देरी और हानि इसमें लगभग ना के बराबर है। यानी कोई चीज़ जो जितनी क्वांटिटी में आपने एक जगह से भेजी है, दूसरी जगह से उतनी क्वांटिटी में निकलेगा। 1 किलो सामान आपने यहाँ से भेजा है तो 1 किलो सामान ही दूसरी तरफ पाइपलाइन के निकलेगा, ठीक है। और लॉस भी नहीं होता, ये भी एक फ़ायदा है, और देरी भी नहीं होती, ये भी एक फ़ायदा है। बट इसका एक और नुकसान है कि मान लो पाइपलाइन में अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई पाइपलाइन में क्रैक वगैरह आ जाए, तो उसे ढूंढना बहुत दिक्कत है। मान लो आपने 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा दी और आपको पता है कहीं से लीक हो रहा है, तो 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन दोबारा खोदोगे क्या आप? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, भारत में कुछ पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, यानी 3 क्षेत्र हैं जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन बिछाई गई है। एक बिछाई गई है उत्तरी असम के जो क्षेत्र हैं, उसको बिछाया गया है कानपुर तक, मतलब उत्तरी असम से कानपुर यहाँ तक बिछाया गया, और बीच में गुवाहाटी, बिहार, यूपी, इलाहाबाद का एरिया पड़ता है, ठीक है। तो उत्तरी असम से लेकर उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर क्या है कि एक पाइपलाइन बिछाई गई है, तेल की है। बेसिकली ये तीनों की तीनों तेल की ही हमारी पाइपलाइंस है जो बिछाई गई है। और ये जो हमारी पहली पाइपलाइन है जो उत्तरी असम से कानपुर तक जाती है, वो गुवाहाटी, बिहार और इलाहाबाद का एरिया भी कवर करते हुए जाती है, ठीक है। बिहार में एक बरौनी है, बरौनी वाला एरिया कवर करते हुए जाती है, ठीक है। ये दे रखी है इनकी 2 ब्रांच, ऑल्दो ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको, फिर भी एक बार रीड कर लेना, मैं रीड कर देता हूँ। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश तो जाती है, बट एक है ना जो इसकी एक ब्रांच है वो बरौनी आती है और फिर राजसंग से होकर हल्दिया की तरफ चली जाती है। और दूसरी जो है वो मौरीग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक चली जाती है, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट तक चली जाती है, ठीक है। तो ये पहली पाइपलाइन होगी, सिंपल याद रखना, पहली पाइपलाइन में जो असम से लेकर कानपुर तक है। दूसरी पाइपलाइन जो है वो सलाया से लेकर कहाँ तक है, जलंधर तक है। सलाया कहाँ पर है, गुजरात, जलंधर कहाँ है, पंजाब। तो ये दूसरी जो पाइपलाइन है, ऑयल की पाइपलाइन है, वो सलाया से जलंधर का एरिया कवर करती है। बीच में विरमगम गांव हो गया, मथुरा हो गया, दिल्ली हो गया, सोनीपत हो गया, ये इलाका क्लियर करते हुए चलती है, ये इलाका कवर करते हुए चलती है। अब जो हमारी तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, वो है हज़ीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर यूपी। यानी हज़ीरा गुजरात, हज़ीरा जो कि गुजरात के अंदर है, वहाँ से लेकर जगदीशपुर जो कि यूपी के अंदर है, तो वो वाला एरिया कवर करती है, ठीक है। वहाँ तक पाइपलाइन है ये। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना कि 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है भारत के अंदर, ठीक है, उनका जाल बिछा हुआ है। ओके जी, अब बात करते हैं हम जल परिवहन के बारे में। अभी तक हम देख चुके हैं कि
ज़मीन पर कौन कौन से हमारे परिवहन के साधन हैं। हमने रोड के बारे में पढ़ा, हमने रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा, हमने पाइपलाइन के बारे में पढ़ा। ये तीनों ज़मीन पे होते हैं ना। ओके जी, अब हम बात करेंगे जल परिवहन के बारे में। आपको पता ही है बहुत टाइम पहले से ही हम जल परिवहन का यूज़ करते आए हैं मसाले वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए। हमारी संस्कृति भी जो जल मार्ग है उसी से एक जगह से दूसरी जगह गई है। कैसे, मैं समझाता हूँ, रीड करता हूँ आपके लिए कि भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्रा करते आए हैं। आपको बताइए, प्राचीन काल से ही भारत के लोग जो है समुद्री यात्राएं करते आए हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। यानी जो नाविक होते हैं ना, वही हमारी भारत की संस्कृति और व्यापार को इन्होंने फैलाया है। कैसे फैलाया, देखो आपको पता है बौद्धिज़्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। और जो हमारे बुद्ध के अनुयायी थे ना, वो जल परिवहन के माध्यम से, शिप के माध्यम से पूरी दुनिया में फैले और उन्होंने पूरी दुनिया में बौद्धिज़्म का प्रचार किया, ठीक है। और व्यापार भी, हम पूरी दुनिया में मसाले वगैरह भी एक्सपोर्ट करते थे जल परिवहन के माध्यम से। तो यानी बहुत पहले से ही हम जल परिवहन का उपयोग करते आए हैं। जल परिवहन को उपयोग करने के कुछ फ़ायदे हैं, मतलब जल परिवहन उपयोग करते हैं तो इससे कुछ फ़ायदा होता है। पहली बात तो ये बहुत सस्ता है, ठीक है, बहुत कम पैसे लगते हैं जल परिवहन को प्रयोग करने में, ठीक है। अगर आप चेन्नई पोर्ट है, अगर वहाँ से अंडमान निकोबार जाते हो ना, आपको 2 वे मिलेंगे। एक तो आप एरोप्लेन से जा सकते हो और एक आप शिप से जा सकते हो। शिप में बहुत कम पैसे लगते हैं एरोप्लेन के मुकाबले, ठीक है। दूसरी बात है, यह भारी वस्तु ढोने में अनुकूल है। मैं आपको बता दूं, चेन्नई के पोर्ट से जो शिप जाती है ना अंडमान निकोबार के लिए, वो बहुत सारा सीमेंट वगैरह भी होता है उसमें, ठीक है, ताकि अंडमान निकोबार को घर बनाने के लिए, वहाँ पर लोगों को घर बनाने के लिए सीमेंट वगैरह मिल सके। तो वो भी किससे किया जाता है, जल परिवहन से, क्योंकि वो भारी चीज़ है, सीमेंट बहुत भारी होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भरा जाता है उसके अंदर। तो भारी चीज़ों को ढोने के लिए भी जल परिवहन बहुत अनुकूल है। एयर में आप कितना डालोगे, मतलब एक एयरप्लेन में कितना से कितना भर सकते हो, और फालतू चीज़ें भी नहीं भर सकते, सीमेंट तो एक्सपोर्ट नहीं करोगे आप, है ना। नेक्स्ट चीज़ है कि यह परिवहन पर्यावरण अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुँचाता ये वाला हमारा जो परिवहन है। कैसे, अगर आप रेलगाड़ी का उपयोग करते हो तो उसमें भी ईंधन लगता है। अगर आप रोड का उपयोग करते हो तो गाड़ी वगैरह से जाते हो तो उसमें भी ईंधन लगता है। परंतु अगर आप जल परिवहन का उपयोग करते हो ना, तो स्टार्ट करने के लिए शिप को लगता है, पर उसके बाद जो हमारी लहरें होती हैं वही आपको सही डायरेक्शन में लेकर चली जाती है, ठीक है जी। ओके, अब मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर टोटल जो है 14,500 किलोमीटर का एरिया जल मार्ग से तय किया जाता है। यानी भारत के अंदर टोटल जो जल मार्ग का एरिया है जिसको हम तय कर सकते हैं, पानी के रास्ते जितना एरिया तय कर सकते हैं, वो है 14,500 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। मतलब समझ आया ना, यानी हम 14,500 किलोमीटर का एरिया पानी के मार्ग से क्लियर कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ओके, बट इसमें से एक बात है, इसमें बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 5,685 किलोमीटर का एरिया ही हम मशीन की नौकाओं द्वारा तय करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अभी हमें समझ आ गया कि 14,500 किलोमीटर हम तय कर सकते हैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, किससे, पानी के माध्यम से, ठीक है, जल मार्ग से। बट उसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर का ही ऐसा एरिया है जो कि हम मशीनों वाली नाव से करते हैं, जिसमें मशीन लगी हुई, ऐसी नाव जिसमें मशीन लगी हुई है उससे करते हैं। बाकी जो भी हमारा एरिया है, बचा हुआ जो भी हमारा किलोमीटर वाला एरिया है, वो हम ऐसी नाव से करते हैं जिसमें मशीन नहीं लगी होती। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओगे तो आज भी चप्पू वगैरह से चलते हैं वो, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे तो वो भी चप्पू वगैरह का प्रयोग करते हैं। ओके जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। और मैं आपको बता दूं, निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यानी भारत की जो सरकार है उसने क्या किया है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। कुछ जलमार्ग ऐसे हैं जिनको भारत की सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। जैसे कि आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल हाईवे नंबर 1, NH नंबर 1, NH नंबर 2। चलो इसकी बात ही हुई है तो आप मेरे को ये बताना NH नंबर 1 का नाम क्या है और NH नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो चलो जी दोबारा से आ जाते हैं। भारत सरकार ने वैसे ही जैसे NH नंबर 1 है, वैसे ही NW नंबर 1 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 1 था ना, वैसे ही नेशनल वाटरवे नंबर 1 बनाया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। 5 दे रखे हैं आपकी बुक में, और भी हैं वैसे तो, बट भारत सरकार ने उनको घोषित किया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इनसे ना ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, इन जलमार्गों से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, और भारत की सरकार ने इनको घोषित कर दिया और बहुत अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है भारत सरकार, ठीक है जी। ओके, अब मैं आपको बता दूं, एक नौगमे जलमार्ग नंबर 1 है, यानी वही मैंने जो बताया नेशनल वाटरवे नंबर 1 नौगमे कहते हैं। तो नौगमे जलमार्ग नंबर 1 जो है वो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है। हल्दिया आपको पता है ना कहाँ पर है, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये
हल्दिया वेस्ट बंगाल में है और इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं, मैंने प्रयागराज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चों की पुरानी बुक हो जाएगी, वो कंफ्यूज आएंगे, सर हमारी बुक में तो प्रयागराज लिखा है, तो मतलब इलाहाबाद लिखा है, तो इसलिए मैंने लिखा है। आप प्रयागराज ही लिखना, न्यू नेम ही लिखना, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। तो हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल का एरिया, ठीक है। साथ में ये हल्दिया होते हुए पहले झारखंड जाता है, ठीक है, ये जलमार्ग, ठीक है, फिर बिहार, फिर आपका ये कहाँ पर इलाहाबाद पहुँचता है। तो ऐसे ये एरिया कवर करता है। कौन कौन सी स्टेट कवर करता है ये अपना, एक तो अपना वेस्ट बंगाल करता ही करता है, फिर झारखंड करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि बिहार का एरिया भी कवर करता है और साथ में यूपी का एरिया भी कवर करता है। ये हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 और ये टोटल एरिया जो कवर करता है वो होता है 1620 किलोमीटर का एरिया और ये गंगा नदी पर है। ये जो हमारा जल मार्ग है नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो अपना गंगा नदी पर है। अगर हम नेशनल वाटरवे नंबर 2 की बात करें तो ये सादिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में, आपको पिक्चर दिख रही होगी, सादिया जो है वो सबसे ऊपर दिख रहा होगा बिल्कुल, जो अपना दिहांग रिवर के नीचे लिखा होगा बिल्कुल, वो वहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे की तरफ आप जाओगे, नीले नीले में सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है दुबरी, ठीक है, दुबरी जो कि असम के अंदर है, वो एरिया कवर करता है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 2 ही स्टेट, एक तो अरुणाचल प्रदेश और अपना जो असम है, वही 2 स्टेट को कवर करता है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, तो जो नीली सी रिवर दिख रही है ना आपको, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है जी। और इसकी जो टोटल लेंथ है, इस जलमार्ग की टोटल लेंथ है वो 891 किलोमीटर है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम नौगमे जलमार्ग नंबर 3 की, यानी नेशनल वाटरवे नंबर 3 की। ये केरल के पश्चिम तटीय नहर, यानी आप देखोगे कि आप पिक्चर दिख रही होगी आपको बिल्कुल साइड में, तो केरल दिख रहा होगा, केरल के बिल्कुल पास में, यानी हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट है, वहाँ पर है ये, ठीक है। जो कि कोट्टापुरम आप देखोगे इस पिक्चर में सबसे ऊपर है। कोट्टापुरम से नीचे बिल्कुल कोल्लम तक का एरिया कवर करता है ये जलमार्ग, और बीच में आपको दिख रहा होगा उद्योग मंडल और चंपारक्का नहरें, ये बीच में पड़ती है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब 2 और हमारे जलमार्ग है, नौगमे जलमार्ग नंबर 4, ठीक है, जो कि अपना आपको पिक्चर दिख रही होगी नौगमे जलमार्ग नंबर 4 की, यानी नेशनल वाटरवे नंबर 4 की। ये जो एरिया कवर करता है अपना, आप देखोगे कि ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो नौगमे जलमार्ग नंबर 3 है वो केरल के पश्चिमी तट पर है, ठीक है, यानी पश्चिमी तट पर है। वैसे ही जो हमारा ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 है ये पूर्वी तट पर है, ठीक है, इस तरफ पड़ता है ये। और ये जो एरिया कवर करता है ये बिल्कुल आपका काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा बिल्कुल ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, गोदावरी रिवर वाला जो एरिया है, काकीनाडा से बिल्कुल नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा पुडुचेरी, तो वो एरिया कवर करता है ये। और साथ में आप देखोगे बीच में जो है वो गोदावरी रिवर वाला एरिया भी, और कृष्णा का रिवर का जो डेल्टा है वो भी आता है इसके अंदर, ठीक है जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, ये जो है टोटल इसकी जो लेंथ है वो 1078 किलोमीटर है। और साथ ही में ये जो है 2 स्टेट, कौन कौन से, एक तो आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु, ये 2 स्टेट को कवर करता है। ओके, अब बात करते हैं हम नौगमे जलमार्ग नंबर 5 की, यानी नेशनल वाटरवे नंबर 5 की। तो ये है ना अपना मताई रिवर पे है, ठीक है, और आप देख रहे होगे तलचर बिल्कुल कोने पे लिखा हुआ है, ठीक है। तलचर से ये ब्राह्मणी रिवर पे होते हुए फिर महानदी का जो रिवर है बिल्कुल उसके पास से, यानी उसके डेल्टा के पास से होते हुए निकलता है, पूर्वी नहर के पास होते हुए निकलता है और ब्राह्मणी रिवर से फिर आगे की तरफ जाता है ये, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 588 किलोमीटर, ठीक है जी। आई होप ये आपको पता चल गया हो, क्लियर हो गया हो, ठीक है। और ये मेजरली सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा का एरिया कवर करता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए, कह सकते हो आप मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया, हमारी फैमिली जो है वो 36,000 क्रॉस कर चुकी है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके लिए भी कुछ करूं। तो मैंने ना एक न्यू चैनल बनाया है। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा होगा। वैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट एक्चुअल में जब डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप जाकर क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे कि उस पर 1850 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। ऑल्दो मैंने अभी तक उस पर कुछ अपलोड नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से अर्न कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो। मेन बात वही है, ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है।
तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ठीक है। बेल आइकन बनाएगा जैसे आप सब्सक्राइब करोगे। अगर मान लो आपने सब्सक्राइब कर दिया बट बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन आएगा, बट मान लो 3-4 दिन बाद आया आपके पास नोटिफिकेशन, और मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी और मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचा दूंगा। तो मान लो मैंने वीडियो अपलोड करी और जब आपने वीडियो खोल कर देखी तब उस पर 10,000 व्यूज़ थे, तो 10,000 बच्चों में से जिन्होंने वो वीडियो देखी उसमें से 1,000 भी मेरे बताए हुए प्लेटफॉर्म पे गए, तो उस पर कॉम्पिटिशन हो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो क्यों ना 1,000 बच्चों में से बनो आप, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को भी उस चैनल को भी, दोनों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, ठीक है जी। और बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और नोट्स के लिए या तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, या इसका नोट्स का लिंक नीचे जीपी लिंक में दे रखा होगा, उससे नोट्स डाउनलोड करने आते हैं तो उससे करना। नहीं तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वेबसाइट वगैरह पे भी वर्क करूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी मेरे को वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज है, और मैं खुद ही वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ ताकि मैं उस चैनल पे बता सकूँ कि मैंने वेबसाइट कैसे बिल्ड करी है, ठीक है। तो वहाँ से भी, क्योंकि वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। और साथ ही में ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।